Welcome to all of you. Today we will discuss about Hume-Rothery rule, solid solution, what is solvent and what is solute, and cooling curves. Okay, let's begin. स्टार्ट करते हैं लेक्चर. Solid solution strengthening. Solid solution are solutions in solid state. They consist of solvent, solute. Solute that means impurities and solvent. ठीक है, तो इस हेडिंग के अंदर आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ द सोल्यूट एंड व्हाट इज़ द सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये चीज़ समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे आपने बचपन में एक एग्जांपल देखा होगा, मिक्सिंग करना, डिजोल्व करना. ठीक है, तो वही एग्जांपल अभी देखते हैं हम. तो आप ये एग्जांपल देख पा रहे हो. इसमें मैंने क्या किया, एक सोल्यूट लिया, सोल्यूट सब्सटेंस लिया, उसको किस में डिजोल्व किया, लिक्विड में. लिक्विड मैंने क्या किया, इसको डिजोल्व किया, जो कि लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, और इससे हमें क्या मिला, सॉल्यूशन मिला. ठीक है, तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो जो अमाउंट है, अमाउंट किसका ज़्यादा है, सोल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का. ऑब्वियसली सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है और सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है. ऐसे क्या होता है जब हमारे जो मेटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो दो मेटल्स या मेटल्स होते हैं, एलॉयज़ होते हैं. एलॉयज़ के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. एलॉयज़ के अंदर क्या होता है, एक जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, मेटल होता है. मेटल और अदर जो एलिमेंट होता है उन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड स्ट्रेंथनिंग मिलेगी. ठीक है, अब उसके अंदर हमें जब मिक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर एक जब दो एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो एक एलिमेंट हमारा होगा सोल्यूट और दूसरा एलिमेंट होगा हमारा सॉल्वेंट. ठीक है, तो जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, कम होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. दैट मीन्स जब हम किसी मेटल में या फिर किसी कोई भी दो एलिमेंट्स मिक्स कर रहे हैं तो उसमें जो सोल्यूट है उसकी जो अमाउंट वो कम होगी. इसका मीन्स होगा कि वो इम्प्योरिटी के बिहाफ पे वर्क करेगा सॉल्वेंट में. ठीक है, ये क्यों करते हैं हम, जब सॉल्वेंट में सोल्यूट को क्यों मिक्स करते हैं, वो इसलिए मिक्स करते हैं ताकि जो सॉल्वेंट है वो और इसकी जो स्ट्रेंथ है इंक्रीज हो जाए. ठीक है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए. तो हम इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूट मिक्स करते. तो आप लोग ये डिफरेंस समझ गए होंगे, सोल्यूट की अमाउंट कम होती है, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है. हम सोल्यूट को मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में. ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है. सोल्यूट को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं सॉल्वेंट, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर. तो हमने क्या किया, सॉलिड सॉल्यूशन आर सॉल्यूशंस इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशंस है इन सॉलिड स्टेट. दे कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट. ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, हमारा मेन मेटल या एलिमेंट है, और जबकि सोल्यूट क्या है, इम्प्योरिटी है. इम्प्योरिटी हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर ताकि उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या हो, इंक्रीज हो. टू टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है, तो आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ा होगा जिसमें हमने SC BCC FCC के बारे में बात की थी. ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इम्प्योरिटीज़ की बात की थी. इम्प्योरिटीज़ में हमने ये भी पढ़ा था इंटरस्टिशियल क्या होता है और सब्स्टिट्यूशनल क्या होता है. ठीक है, तो ये जो इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल है ये आपको वहाँ जाके ही पता लगेगा, मैं दोबारा बार बार नहीं बता सकती. ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंटरस्टिशियल की जो डेफिनेशन है वो देखोगे और सब्स्टिट्यूशनल की डेफिनेशन देखोगे. इंटरस्टिशियल के केस में क्या होगा कि जो सोल्यूट है वो जो
परफॉर्म करेगा वो इंटरस्टिशियल परफॉर्म करेगा, और जबकि सब्सटीट्यूशनल के केस में क्या होगा, जो सोल्यूट है वो सब्सटीट्यूशनल वर्क करेगा। दैट मीन्स जो हमने एलिमेंट लिया वो एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे जाएगा वो डिसाइड करेगा कि हमने इंटरस्टिशियल कर रहे हैं फिर सब्सटीट्यूशनल कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पोजीशन कौन सी है, या मेटल के स्पेस के बीच में है, या फिर मेटल को हटा के अदर दूसरा मेटल हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो वो आप लोग इसकी डेफिनेशन के थ्रू लेक्चर में देख सकते हैं वहाँ जाके, ठीक है। अब बात करते हैं, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पहले पढ़ाई थी, उसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर है, कैसे इम्प्योरिटीज आती है। द रीजन ऑफ स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट, अगर हमें स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना है तो उसकी जो लेटेस्ट डिस्टोर्शन है वो क्या है, सोल्यूट एटम्स है। यानी कि जो स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है जब हम सोल्यूट मिक्स करते हैं सॉल्वेंट के अंदर या फिर डिजोल्व करते हैं, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, लेटेस्ट डिस्टोर्शन होता है, ठीक है। अब लेटेस्ट डिस्टोर्शन ये भी आप लोग, ये टर्म आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर मोर इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ बाय सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अगर हमें और इम्प्रूव करना है सॉलिड सॉल्यूशन तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट सॉल्यूट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इंक्रीज एटॉमिक साइज डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच जो एटॉमिक साइज होती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट पढ़ लेते हैं हम। द इम्प्लीमेंटेशन अबव टू सजेशन रिजल्ट्स इन प्रिसिपिटेशन ऑफ सेकेंड फेज, टू प्रिवेंट द सेकेंड फेज ऑफ प्रिसिपिटेशन द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलो, ठीक है। तो जो हमने अभी जो ऊपर दो हमने पहले दो सजेशन पढ़े हैं, इंक्रीज रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज करना, ठीक है। तो इन सबको प्रिसिपिटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ह्यूम-रोथरी रूल पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूम-रोथरी रूल क्या होता है, ये एक मतलब उसके जो फैक्टर वगैरह उसको इंक्रीज करना, उन 4 पॉइंट्स को ही हमने इसको नाम दिया गया है ह्यूम-रोथरी रूल्स, ठीक है। ये नाम क्यों दिया, क्योंकि ह्यूम-रोथरी ने ही ये क्या किया था, फाइंड किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ह्यूम-रोथरी रूल। ह्यूम-रोथरी रूल, ह्यूम ने जो रूल्स दिए थे वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जो पहला रूल दिया था वो था क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है। तो इस केस में क्या करना था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोथ आर सेम, तो जो हमने अप्लाई किया था दैट मीन्स ये देखो आप, ये जो रूल्स है यहाँ पर इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इंक्रीज एटॉमिक साइज डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये दोनों सजेशन हम अप्लाई करने के लिए हमें एक रूल की ज़रूरत, यानी कि हमें एक रूल्स है वो रूल्स फॉलो करेंगे तभी हम इनकी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर सकते हैं, इसका जो एटॉमिक साइज डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रूल्स है, अगर ये रूल्स फॉलो करेगा तभी ये दोनों एप्लीकेबल होंगे, वरना एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो वो रूल्स कौन से हैं जिससे ये एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का सेम कौन, दो सोल्यूट एंड सोलवेंट, जो हमने सोल्यूट लिया है और सोलवेंट लिया उन दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ह्यूम-रोथरी ने फर्स्ट पॉइंट दिया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर का, ह्यूम-रोथरी ने सेकंड पॉइंट दिया था रिलेटिव साइज फैक्टर, दैट मीन्स द डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियाई बिटवीन टू एलिमेंट्स शुड बी लेस देन 15%, ठीक है। जो उनके जो साइज फैक्टर, रिलेटिव साइज फैक्टर है, डिफरेंस रेडियाई डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, बिटवीन टू एलिमेंट्स 15% से लेस देन होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। ह्यूम-रोथरी रूल ने
थर्ड रूल दिया था केमिकल एफिनिटी फैक्टर। केमिकल एफिनिटी फैक्टर क्या होता है? इन ऑर्डर टू फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन द टू एलिमेंट मस्ट बी सो सेलेक्टेड दैट द केमिकल एफिनिटी बिटवीन देम इज एज लो एज पॉसिबल। दैट मीन्स जो टू एलिमेंट हमने कंसिडर किए थे सोल्यूट और सोलवेंट, उनकी जो केमिकल एफिनिटी है वो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ठीक है, साइज कितना होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए 15%। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब फोर्थ रूल है, ह्यूम रोथरी ने फोर्थ रूल दिया था रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर। An element of factor valency can dissolve more amount of another element of higher valency than the reverse। तो इस केस में क्या होगा? इस जो फोर्थ रूल दिया था ह्यूम रोथरी ने रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर, इस केस में जो एक एलिमेंट है उसका जो फैक्टर वैलेंसी है वो डिजोल्व होना चाहिए मोर अमाउंट ऑफ अनदर एलिमेंट ऑफ हायर वैलेंसी। दैट मीन्स वही है जो मैंने बताया था आपको, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। ठीक है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। तो उसमें जो लेस अमाउंट होता है वो कौन होता है और मोर अमाउंट होता है वो कौन होता है? ठीक है, तो सोल्यूट क्या करता है? सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है और वहाँ से क्या बनाता है? सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी फैक्टर एलिमेंट का, तो उस केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो हायर वैलेंसी फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 रूल्स दिए थे ह्यूम रोथरी ने। आगे हम डिस्कस करते हैं फेज डायग्राम्स। व्हाट इज़ द फेज डायग्राम? तो हमने कल डिफरेंस भी पढ़ा था, परसों पढ़ा था सॉरी, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल टू tools to understand compositional concentration of two or more elements। दैट मीन्स जब मेटल या एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है? लिक्विड फेज में है। फिर उसको हमने क्या किया? उसका जो टेम्परेचर है और मेटल है या एलिमेंट वो लिक्विड फेज में कब रहेगा? जब वो हाईएस्ट टेम्परेचर पर रहेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर पर रहेगा तब वो क्या रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। हम उसका टेम्परेचर क्या करेंगे? लो करेंगे। लो करेंगे तो वो किस में आएगा? सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड मेटल को सॉलिड मेटल में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कूलिंग कर रहे हैं तो उसका क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर रिड्यूस करते जा रहे हैं। जो टेम्परेचर रिड्यूस करते जा रहे हैं वो चीज़ क्या कौन बताएगा? मतलब कौन से टेम्परेचर पर रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ग्राफ फॉलो कर रहा है, वो कौन बताएगा? वो फेज डायग्राम से बताएगा। लिक्विड या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड आएगा तो इस ड्यूरिंग जो टेम्परेचर है वो कैसे शो कर रहा है, टाइम के साथ में कैसे शो कर रहा है, वो किस में होता है? फेज डायग्राम। ठीक है, तो फेज डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल टूल्स टू अंडरस्टैंड कंपोजिशन कंसंट्रेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। इट इज ए plot of all temperatures composition space showing the stability of various phases। in other words that, यानी कि हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स कौन से पॉइंट पे वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉयज दैट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फेज डायग्राम्स। तो फेज डायग्राम आप लोग समझ चुके होंगे कि ओवरऑल फेज डायग्राम्स होता क्या है। ये क्या होता है? ये एक मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का, जो कि हम फेज डायग्राम के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब जो भी फेज डायग्राम में जो टर्म्स यूज होती है उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले आता है सिस्टम। व्हाट इज़ द सिस्टम? ठीक है, तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा सिस्टम के बारे में। जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस पर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? सिस्टम होता है। और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को छोड़कर बाकी जो अदर होता है वो क्या होता है? सराउंडिंग।
और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली बाउंड्री क्या और कहलाती है? बाउंड्री। ठीक है, तो सब्सटेंसेस दैट आर आइसोलेटेड एंड अनअफेक्टेड बाय सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एज सिस्टम। स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है सिस्टम की कंडीशन। ठीक है, जो हमने सिस्टम लिया था, जिस सिस्टम पर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्टडी का मतलब क्या होता है कि जैसे आप समझ सकते हो, अपने रियल लाइफ में देख सकते हो आप कोई भी, जैसे सपोज अगर आपने किचन में चाय बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? उस चाय पर स्टडी कर रहे हो कि वो चाय में क्या क्या डालना है, कैसे पकेगी, क्या वो पक गई है। तो वो चीज़ क्या होता है? वो सिस्टम होता है, हम उसी पर वर्क कर रहे हो। और बाकी जो अदर होता है वो क्या होता है? सराउंडिंग होता है। ऐसे ही है स्टेट क्या होती है? अब वो चाय है, ठीक है, वो क्या हो गई है? अब उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कंडीशन, चाय की क्या कंडीशन है, सिस्टम की क्या कंडीशन है, वो क्या होता है? स्टेट। इट इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड इज governed by the quantities such as pressure and temperature. दैट मीन्स सिस्टम की कंडीशन क्या है? सिस्टम की जो कंडीशन है वो क्या है? वो किसके थ्रू होता है? वो स्टेट के थ्रू होता है। दैट कंडीशन का मीन्स क्वांटिटीज, क्वांटिटीज का मीन्स प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और अदर भी हो सकते हैं क्वांटिटीज, लेकिन अभी मेजर फैक्टर में हम प्रेशर और टेम्परेचर ही कंसिडर करते हैं। प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी। द क्वांटिटी दैट ग्रोन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दैट मीन्स स्टेट की जो प्रॉपर्टी, स्टेट की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? वो प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। इंटेंसिव का मीन्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दैट मीन्स मास पे डिपेंड नहीं करती हो वो प्रॉपर्टी। क्या होती है? उस प्रॉपर्टी की क्वांटिटी वो क्या होती है? उसका हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्रेशर और टेम्परेचर देखा होगा, ये क्या करती है? ये मास पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि आपने वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? मास पे डिपेंड करता है। तो वही चीज़ है। अब बात करते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड दैट कॉन्स्टिट्यूट ए सिस्टम। तो एक सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूट होता है कंपाउंड। इक्विलिब्रियम क्या होता है? दिस इज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट एनी स्पेसिफाइड कंडीशन व्हेन सिस्टम परजेज मिनिमम फ्री एनर्जी। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, एक चीज़ बताई थी, दैट मीन्स मिनिमम फ्री एनर्जी। स्टेट, इक्विलिब्रियम भी एक स्टेट होता है जो कि सिस्टम की, जो सिस्टम होता है वो क्या करता है? मिनिमम फ्री एनर्जी, जहाँ पर उसके पास में मिनिमम फ्री एनर्जी होती है, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में होता है। दैट मीन्स वो स्टेबिलिटी, यानी कि उसके पास में स्टेबिलिटी होती है। वो कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। दिस इज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम और at any specified condition when system possesses minimum free energy. Degree of freedom, the number of independent variables required to describe the system of state of the system are called degree of freedom. that means that means ये है कि सिस्टम को जो स्टेट है, सिस्टम की जो स्टेट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायर्ड है, मिनिमम कितने वेरिएबल्स की रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट ए सिस्टम दैट हैज़ 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज सेड टू बी कंस्ट्रेंट। ठीक है, जिसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है वो क्या कहला देगा? आपका कंस्ट्रेंट सिस्टम का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलिंग कर्व्स। A method to determine the temperature at which phase changes liquid to solid
अकर इन एन एलॉय सिस्टम। तो कूलिंग कर्व क्या होता है? कूलिंग कर्व वो कर्व होते हैं जो क्या फेज चेंज करते हैं, कौन सी टेम्परेचर पर फेज चेंज करते हैं। तो जो टेम्परेचर डिटरमाइन करना होता है वो किसके थ्रू होता है? कूलिंग कर्व के थ्रू होता है। यानी कि लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, फेज का मीन्स लिक्विड से सॉलिड जाना है, फिर गैस जाना, 3 फेजेज होती है प्योर मेटल्स में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप लोग ये देख रहे हो ए बी एंड सी टेम्परेचर वर्सेस टाइम डायग्राम है। यहाँ पर आप पी से क्यू ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, ये ए है, ठीक है। ए का हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। फिर देन बी है, बी में क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे सी। तो पहले बात कर लेते हैं ए की। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। कूलिंग कर्व क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग द टेम्परेचर as a function of time as different alloys in the system are very slowly cooled, ठीक है। तो 3 टाइप्स के कूलिंग कर्व्स होते हैं। ए लिया है हमने कूलिंग कर्व ऑफ प्योर मेटल और कंपाउंड, ठीक है। तो प्योर मेटल और कंपाउंड का कूलिंग कर्व है वो ए है, आप देख सकते हो। इसमें क्या होगा? इसमें लिक्विड मेटल्स कूल्स फ्रॉम पी टू क्यू, फर्स्ट क्रिस्टल्स begin to form at point Q from Q to R. The melt liberates latent heat of fusion in such amounts that the temperature from Q to R remains constant until the whole mass has entirely solidified. That means ये है कूलिंग कर्व। ये आपका जो ए है ये क्या है? कूलिंग कर्व है। यहाँ पे पी से क्यू क्या होता है? पी से क्यू लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में हम तो क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे। दैट मीन्स इसको क्या करेंगे? कूल करेंगे, ठीक है। क्यू पॉइंट पे आने के बाद में क्या बनेगा? एक फर्स्ट क्रिस्टल बनेगा। इसके बाद में क्यू से आर कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको क्या करेंगे? ये कूलिंग होगा। कूलिंग होगा तो इसमें क्या होगा? क्यू से आर पॉइंट पे आते ही क्या होता है? इसमें दो चीज़ बनती है। एक तो लिक्विड रहता है, यानी कि पार्शियली लिक्विड रहता है, और पार्शियली क्या रहता है? सॉलिड रहता है। फिर इसके बाद में आर से एस के बीच में क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। क्यू से आर के बीच में क्या होता है? ये लेटेंट हीट क्या करता है? लिबरेट करता है। लेटेंट हीट क्यू से आर के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिबरेट करता है। उस केस में क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है। पार्शियली लिक्विड रहता है, पार्शियली सॉलिड रहता है। फिर आर से एस के बीच में क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है। एस पर आते आते क्या हो जाता है? रूम टेम्परेचर पर ये क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। फिर ऐसे हम बी की बात करेंगे। बी क्या है आपका? यहाँ पर आप बी देख सकते हो डायग्राम में। कूलिंग कर्व कूलिंग कर्व ऑफ ए बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? कर्व पोर्शन पी क्यू इज सिमिलर नो मैटर इट इज़ फॉर ए प्योर मेटल और फॉर ए बाइनरी सिस्टम। तो कूलिंग कर्व है जो बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन होता है उसका होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्योर मेटल हो, इसमें एलॉयज़ होते हैं, ठीक है। 2 मेटल्स होते हैं, सॉरी एलॉय नहीं होते, 2 मेटल्स होते हैं। कर्व पोर्शन पी क्यू इज सिमिलर नो मैटर इट इज़ फॉर ए प्योर मेटल और ए बाइनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेटल्स फॉर्मिंग ए सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं? इसमें 2 मेटल्स लेते हैं और उसका क्या करते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन करते हैं। हाउ एवर इन ए बाइनरी सिस्टम ड्यूरिंग फ्रीजिंग दैट इज क्यू टू आर पीरियड द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट rather it drops along line QR till the whole mass is solid at point R. Dropping trend of QR indicates that the alloy does not solidify at constant temperature. Rather, it possesses a freezing range which is due to the changes in the composition of the solid and liquid phases which naturally
रिजल्ट इन वेरिएबल फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं आपको अभी ओवरऑल बता देती हूँ। यहाँ पर P से Q के बीच में क्या होता है, ये फ्रीजिंग होता है, कूलिंग होता है। P से Q के बीच में सेम ही होता है जैसे हमने इसमें पढ़ा था कूलिंग कर्व में, प्योर मेटल्स के केस में या कंपाउंड के केस में। ठीक है, इसमें B वाले केस में क्या होता है, हम टू मेटल्स कंसिडर करते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। Q और R के बीच में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है और उस केस में क्या होता है, जो सॉलिड सोल्यूशन है वो क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, R तक आते आते वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। उसके बाद में R से S के बीच में क्या होता है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर A और B में क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद में C है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।